मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को रद्द किया जाए, इस मांग के साथ भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा ईवीएम को लेकर एक भारतीय वैज्ञानिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य भी सामने रखे हैं। इन्हें सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ये बात उठेगी कि अब ईवीएम पर आर या पार करो, लोकतंत्र का मत बंटाधार करो, ईवीएम पर आर या पार करो। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश भर में एक बार फिर से ईवीएम की आग सुलगने लगी है, मुद्दा गर्म होने लगा है। तो आइए आज इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में ईवीएम को लेकर पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखते हैं। जैसे कि ईवीएम को लेकर भारत में पहली बार संदेह किसने जताया, पहली बार इसमें छेड़छाड़ का आरोप किसने लगाया, कौन लोग हैं जिन्होंने किताब तक लिख दी और आज वही लोग ईवीएम के समर्थक बने क्यों बैठे हैं। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि दुनिया के देशों में जो हमसे ज्यादा आधुनिक हैं, ज्यादा फॉरवर्ड हैं, ज्यादा आगे हैं, किसने ईवीएम को अपनाया, किसने ईवीएम को लात मार दी, दुनिया की अदालतों ने ईवीएम को लेकर कैसे कैसे फैसले दिए और भारत की अदालत में अभी जब ईवीएम से संबंधित मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस बारे में क्या कहा है, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और ईवीएम पर आरोप क्या लग रहा है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की तमाम पार्टियों के सामने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा करेंगे और अंत में बात करेंगे कि ईवीएम पर आर पार की लड़ाई कौन लड़ सकता है और किसे लड़ना चाहिए, आप जनता का इसमें क्या रोल होगा उस पर भी बात करेंगे। और हाल फिलहाल में गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस जो ज्ञान ठेल रहे हैं बेहद कम शब्दों में उस पर भी जवाब दिया जाएगा। और हां, ईवीएम को लेकर ही बीजेपी आरएसएस के बड़े बड़े पुरोधा कितना दोहरापन रखते हैं इसे जरूर महसूस करिएगा। उधर एससी एसटी ओबीसी समाज के नौजवानों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, हमें आपके साथ की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी वर्ग के युवाओं की बात कर लेते हैं, इसके बाद ईवीएम पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी है कि पिछले 5 सालों में एससी एसटी और ओबीसी वर्गों की आरक्षित श्रेणी के 13,626 छात्रों ने भारत के जो टॉप के शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें छोड़ दिया। बसपा के एक सांसद ने इस मामले पर सरकार से सवाल किया था, जहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन महत्वपूर्ण संस्थानों को हजारों एससी एसटी ओबीसी छात्रों ने छोड़ा है उनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम भी शामिल हैं। आइए अब ईवीएम पर तगड़ी वाली चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ कान से नहीं बल्कि दिमाग से भी सुनिएगा और हां, पूरा सुनिएगा ताकि सारी बात स्पष्ट हो सके। बहुत सारे दर्शक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बेहद कम पढ़े लिखे हैं या फिर स्कूल तक गए नहीं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने यथासंभव आसान बनाने का प्रयास किया है, बस ध्यान से सुनते जाइए। भारत में पहली बार 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल के चुनाव में। इसके बाद 1998 में, फिर 99 में और 2004 से सभी संसदीय क्षेत्रों में इस मशीन का प्रयोग किया गया है। किसी भी क्षेत्र में मशीनों का यानी आधुनिकता का प्रयोग इंसान की मेहनत को कम करने और समय को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन जब बात लोकतंत्र की आ जाए, देश के संवैधानिक ढांचे की आ जाए और जनता के भरोसे की आती है तो फिर थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से समय को बचाने के नाम पर इन सब की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। पिछले कुछ सालों में लगातार ईवीएम को लेकर भारत में चुनाव के बाद सवाल उठते हैं, कभी ईवीएम की हैकिंग को लेकर, कभी ईवीएम की हेराफेरी को लेकर, कभी गलत वोट पड़ने को लेकर तो कभी छेड़छाड़ को लेकर, कभी वीवीपैट की पर्चियों को लेकर भी सवाल उठते हैं। समय समय पर निर्वाचन आयोग ने लोगों के संदेहों को दूर करने का प्रयास भी किया। उसने लगातार यही बात कही है कि ईवीएम की मशीनें किसी भी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती, न ब्लूटूथ से न वाईफाई से, इसीलिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये फुल प्रूफ है, ये कहना है चुनाव आयोग का। मगर इसके बावजूद तमाम चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगते हैं और कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हाल ही में खबर यह सामने आई कि छत्तीसगढ़ के बसपा उम्मीदवार ने जब अपना चुनाव परिणाम देखा तो उनके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन गायब हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार के अपने परिवार के जो सदस्य थे 6 सदस्य, उनका वोट भी इन्हें नहीं मिला। बसपा के इस उम्मीदवार ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव कराने की आवाज उठाई है। चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात भी सामने आ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के मुखिया ने कहा कि हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को अपने गांव में मात्र 50 वोट मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस मशीन में चिप लगती हो उसे हैक किया जा सकता है, मुझे ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसी तरह से अखिलेश यादव, संजय राउत समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता, खासकर इंडिया गठबंधन के नेता और इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने भी यानी मायावती ने भी इन चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं। यहां एक बात और समझने वाली है, यह देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट शेयर शहरी क्षेत्रों में होता है, गांव में प्रभाव कम है अपेक्षाकृत, और इसी आधार पर यह भी देखा जाता है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी बाकियों से आगे रहती है। लेकिन
लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में इस बार कहानी उल्टी नजर आई। देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो कांग्रेस ज्यादातर मामलों में बहुत आगे थी, लेकिन जब ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसे लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों को रद्द करने की मांग जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से की गई है उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल जरा सी चर्चा ईवीएम की कर लेते हैं। दशकों पहले पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन किया गया था। अब कहा यह जाता है कि जिस देश में पहली बार प्रदर्शन किया गया वो देश भी अपने यहां इन मशीनों का चुनाव में प्रयोग नहीं करता। कुछ और देश हैं जो ईवीएम का प्रयोग सीमित क्षेत्रों के लिए करते हैं, यानी छोटे छोटे चुनाव में करते हैं। इसमें बेल्जियम, पेरू, जापान, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना ये सब शामिल है। अब सोच कर देखिए, जापान, मेक्सिको, कनाडा जैसे देश भी अपने यहां ईवीएम का प्रयोग सीमित क्षेत्रों में करते हैं। इसके अलावा अब उन देशों का नाम सुन लीजिए जिन्होंने प्रयोग करके ईवीएम को लात मार दिया, यानी छोड़ दिया। यानी वहां के लोगों को और वहां की संवैधानिक संस्थाओं को ईवीएम पर भरोसा नहीं था। शायद उन्हें डर था कि मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है या फिर कारण जो भी रहा हो, लेकिन प्रयोग करने के बाद उन्होंने ईवीएम से किनारा कर लिया और फिर वापस बैलेट पेपर पर आ जाना बहुत कुछ साफ कर देता है। अब जरा इन देशों के नाम सुन लीजिए। दैनिक जागरण की 2022 की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि जर्मनी, नीदरलैंड्स, पराग्वे, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, आयरलैंड, इटली, कजाकिस्तान, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहां ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिया। इन सब ने ट्रायल किया लेकिन फिर बंद कर दिया। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दिया। अब जरा इन देशों की सूची भी देख लीजिए। कितने बड़े बड़े और आधुनिक देश हैं जिन्होंने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इसके साथ ही दुनिया के और भी महत्वपूर्ण देशों ने प्रयोग करने के बाद ईवीएम को छोड़ दिया। सिर्फ ट्रायल नहीं, प्रयोग के बाद छोड़ दिया। इसके अलावा विश्व में कुछ ही देश हैं जहां ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारत, ब्राजील, भूटान, वियतनाम, नामीबिया, नेपाल। इसके अलावा कई छोटे मोटे ऐसे देश हैं जहां पर भारत की ईवीएम मशीनों से ही चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन दुनिया के जिन भी थोड़े से देशों में ईवीएम का प्रयोग होता है उनमें यदि लोकतंत्र का साइज देखा जाए, देश का साइज देखा जाए, तो भारत ही सबसे बड़ा देश है जो ईवीएम का प्रयोग करता है। इसके अलावा 2-3 दर्जन देशों को यदि छोड़ दिया जाए जिन्होंने या तो ईवीएम को प्रयोग करके छोड़ दिया या फिर ईवीएम का प्रयोग करते हैं थोड़ा बहुत, इसके अलावा जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में उन्होंने ईवीएम को छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया, दूरी बनाए रखे। कुछ बातें और सुन लीजिए, इसके बाद भाजपा के दोहरेपन की बात करेंगे। मार्च 2009 में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम के माध्यम से मतदान असंवैधानिक है। कोर्ट ने मान लिया कि चुनाव में पारदर्शिता लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दक्षता संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल्य नहीं है। यानी जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नागरिकों का, मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार है मतदान और इसकी पारदर्शिता। सवाल यह है ही नहीं कि मशीन में भरोसा करें कि नहीं, सवाल यह है कि यदि संदेह है तो मशीन को रखने की जरूरत क्या है। और चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरी तरह से असंवैधानिक है। साल 2009 में आयरलैंड ने ईवीएम पर रोक लगा दी। इसके बाद इटली ने भी ऐसा ही किया। अब आते हैं भारत के मामले में। भारत में साल 2009 में ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के मुद्दे पर हंगामा किया था। हालांकि उस वक्त वो बीजेपी के साथ नहीं थे और उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले पर साइलेंट है, लेकिन जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं। भारतीय वैज्ञानिक और शायर हैं गौहर रजा। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा है कि ईवीएम का सबसे पहले विरोध आरएसएस ने ही किया था और ईवीएम मशीनों के प्रयोग के विरोध में पहली किताब जो लिखी गई वो आरएसएस के कार्यकर्ता ने ही लिखा था और इस किताब का प्रीफेस लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था। अब 2014 के पहले लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में क्या महत्व रखते थे ये तो आप जानते ही हैं। 14 के बाद वाला मत देखिएगा। उन्होंने ईवीएम के विरोध पर लिखी गई किताब का आमुख लिखा था। गौहर रजा कहते हैं कि आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा लिखे गए इस किताब को यदि आप देख लें तो इसका इशारा है कि ईवीएम भारतीय डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, खतरनाक है और सबसे बड़ा खतरा है। और यह किताब नवंबर 2011 में छपी थी। उस वक्त भाजपा के ही वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने पूरी एक किताब ही लिख डाली। किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी लोकतंत्र खतरे में। आगे लिखा था कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा कर सकते हैं। यही है भाजपा नेता द्वारा लिखी हुई किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क। अभी भी अमेजॉन पर उपलब्ध है। दाम है 2139 रुपया। सुनकर चौंकिए मत, लोकतंत्र खतरे में है और आप किताब का नाम देखकर चौंक रहे हैं। गजब है भाई। इस किताब को खरीदिए चाहे नहीं, पढ़िए चाहे नहीं, लेकिन इसके आधार पर सवाल जरूर करिए कि क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। इस किताब में ईवीएम के जोखिम को लेकर विदेशी विशेषज्ञों का हवाला भी दिया गया था। इसकी तमाम खामियां बताई गई थी ईवीएम की। साल 2009 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर खूब सारे सवाल उठाए थे। उस वक्त एक राज्य में चुनाव हारने पर कांग्रेस ने भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। इसके बाद साल 2014 में जब बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीती तब असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने फिर से सबसे
सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा की जीत ईवीएम की वजह से हुई। मगर अब चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ साल पहले जिस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, बहुत सारे विशेषज्ञों के प्रश्न हुआ करते थे, अब वो लोग चुप क्यों हैं? और न सिर्फ चुप हैं बल्कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं उन्हें ही गलत बताया जाता है। इसके साथ ही देश का गोदी मीडिया किस तरीके से हमेशा ईवीएम के पक्ष में खड़ा नजर आता है ये भी आप देखते हैं। विपक्षी पार्टियां जीत जाएं तो भी गोदी मीडिया पूछता है कि उसी ईवीएम से जीत गए तब कुछ नहीं बोल रहे हो, और विपक्षी पार्टी हार जाए ईवीएम को दोषी बताए तो भी गोदी मीडिया कहता है कि हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी बताते हैं, जबकि गोदी मीडिया का धर्म कुछ और है। क्या है आगे बताएंगे, मगर उससे पहले सवाल यह है कि ईवीएम के मामले में या तो साल 2014 से पहले के भाजपा के बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे थे, देश की जनता को बरगला रहे थे कि ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते, या फिर आज के भाजपा के बड़े बड़े नेता और भाजपा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है क्या? यदि 2014 से पहले लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम भाजपाई नेता सही सवाल उठा रहे थे तो आज के विपक्षी नेता भी सही सवाल उठा रहे हैं, और यदि आज के विपक्षी नेता ईवीएम को लेकर झूठ बोल रहे हैं तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम भाजपाई नेता भी झूठे बोल रहे थे क्या? इन दोनों में से एक ही तर्क सही हो सकता है। वैज्ञानिक गौहर रजा ने कुछ और बातें कही हैं। उनका कहना है कि 10-12% वोटों का मैनिपुलेशन यदि कर दिया जाए तो जो कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आने वाला था उसे चुनाव जिताया जा सकता है। यानी लक्ष्य चुनाव को जीतना होना चाहिए, वोट कितना किसको मिल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने अंतर से जीत रहा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि उम्मीदवारों के जीतने से ही सरकार बनती है। गौहर रजा का कहना है कि जनता में ईवीएम को लेकर विश्वास नहीं है, लेकिन जनता क्या करेगी इसके लिए लड़ाई तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही लड़नी पड़ेगी। आगे उन्होंने ईवीएम के मामले में वैज्ञानिकों की भयंकर बेइज्जती की बात भी कही। उनका कहना है कि हम यहां से बैठकर चांद पर चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ईवीएम के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, जबकि यह भी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। यहां इन्होंने न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को आंतरिक खतरा बताया बल्कि यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी दूसरे देशों के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं ताकि वहां पर उनके मनमाफिक सरकार बैठाई जा सके। इसका खतरा भी पैदा होता है, जैसे कि अमेरिका का CIA है, इस पर आरोप लगता है कि यह दुनिया के देशों में चुनाव को प्रभावित करता है। अब इन दो खबरों को ध्यान से देख लीजिए। एक खबर 22 अक्टूबर 2009 की है, यहां पर हार के बाद बीजेपी ने ईवीएम को जिम्मेदार बताया था, ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। यह 2009 की भाजपा थी। और अब इस खबर को देख लीजिए, यह खबर 5 दिसंबर 2023 की है, यानी 2-4 दिन पहले की। यहां पर हार के बाद जब विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर आरोप लगाया तो बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं को कह रहे हैं कि ये लोग ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं, अपनी हार छुपाने के लिए ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। साल 2018 के आसपास वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों और मशीन में पड़े वोटों की गिनती यानी मेल कराने की बात सामने आती है। राजनीतिक दलों ने 10% से लेकर 100% गिनती की मांग उठाई थी। इस पर चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किसी एक मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि विधानसभा सीट के किसी 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य होगी, यानी 1 से बढ़ाकर 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम के भीतर पड़े वोटों की गिनती को मैच कराने का फैसला हो गया। भारत में चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था ADR ने इसी साल 13 मार्च को एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 7 सेकंड तक वीवीपैट की पर्ची देखने से कुछ हद तक मतदाताओं को यह पता चलने लगा है कि वोटिंग सही हो रही है या नहीं। हालांकि अभी भी वोटर्स के लिए यह सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है कि वोट रिकॉर्ड के अनुसार गिना जाए, यानी कोई मतदाता जब बटन दबाता है तो उसे पर्ची देखने को मिलती है कि उसका वोट पड़ गया है, लेकिन गिनती के दौरान उसका वोट गिना भी जा रहा है या नहीं इसका पता उसे नहीं चलता। आगे ADR ने यह भी तर्क दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वीवीपैट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता है, और इसके बाद पर्चियों और ईवीएम के वोटों का मिलान की जो बात थी वो 1 मतदान केंद्र से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, और सिर्फ 5 इसलिए किया गया क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक थे। अगर उसी समय 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी जाती तो चुनाव आयोग को समस्या हो जाती, क्योंकि समय कम था। अब ADR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे कि 100% पर्चियों का मिलान वोटिंग मशीन से कराया जाए, जबकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर लंबा चौड़ा जवाब दिया है। कहा गया है कि हमें जो मानक सुझाया गया था उससे बहुत ज्यादा हम मिलान कराते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 2017 में वीवीपैट की शुरुआत के बाद से वोट डालने वाले 118 करोड़ मतदाताओं में से 25 शिकायतें मिली और वो भी सब झूठी पाई गई। वैसे चुनाव आयोग को मिली शिकायतों पर थोड़ी देर में हम एक और बात आपको बताएंगे, बस ध्यान से सुनते जाइए। चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि 100% वेरिफिकेशन के लिए दबाव डालना प्रतिगामी विचार है, यानी पीछे जाने वाला विचार है। वीवीपैट पर्चियों की मैनुअल गिनती में यानी हाथों से गिनती में समय लगेगा और मानवीय त्रुटि की संभावना भी सामने आएगी। अब लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि पर्चियों को हाथों से गिनने की जरूरत क्या है,
जब देश में नोट गिनने की मशीन हो सकती है तो वीवीपैट की पर्चियों को भी गिनने की मशीन बनाई जा सकती है। इसके अलावा हाथ से गिनने में यदि त्रुटि सामने आती है तो उसको कई बार गिनने का भी विकल्प सामने खुला होगा। और जहां तक बात है समय लगने की, तो फिर जल्दी किसे है? वोटों की गिनती अभी यदि एक दिन में हो जाती है तो हो सकता है सबका मिलान करने में हफ्ता 10 दिन का समय लग जाए, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। तो लोकतंत्र का बचे रहना महत्वपूर्ण है या फिर 2-4 दिन का समय बचा लेना महत्वपूर्ण है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास कायम रखना महत्वपूर्ण है या फिर थोड़ा सा श्रम बचा लेना महत्वपूर्ण है? इस मामले में एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव आयोग के हलफनामे में यह स्वीकार किया गया कि मानवीय त्रुटियां संभव है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहा था कि सभी पर्चियों को मिलाने में बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग का काम बढ़ जाएगा। इन तर्कों पर हर तरफ से यह भी कहा जाता है कि चुनाव आयोग का काम बढ़ जाएगा, तो फिर चुनाव आयोग है किस लिए? क्या देश में काम करने वालों की कमी है क्या, या फिर पैसे की कमी है? यदि चुनाव आयोग के काम को घटाना ही है तो फिर चुनाव ही खत्म कर दिया जाए। चुनाव आयोग के अधिकारी एकदम चत्तर तान के सोए रहे, कोई काम नहीं करना होगा। और फिर बिना मिलान कराए ही ये कैसे कहा जा सकता है कि सभी पर्चियों का मिलान कराने से कोई लाभ नहीं होगा? जब काम नहीं किया तो लाभ कैसे मिल जाएगा? एक बार किसी चुनाव में पूरा का पूरा मिलान कराकर तो देखा जाए। ये बात लोग खूब कर रहे हैं। और हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनमें जिस तरीके का अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिला है, यानी अब तक पिछले कुछ सालों में जितने भी चुनाव हुए, शायद किसी में भी इस कदर चौंकाने वाले चुनाव रिजल्ट कभी नहीं आए। विपक्षी पार्टियों और उनके सर्वे को तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया के सर्वे भी ज्यादातर फेल होते हुए नजर आए हैं। कम से कम छत्तीसगढ़ को लेकर तो सब के सब एक तरफ से फेल हो गए। यहां एक बात और देखने वाली है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार जमीन पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे थे, जमीनी हालात का मुआयना कर रहे थे, जैसे राजीव रंजन जैसे वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी अपना आकलन दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 115 से 130 सीटें ला सकती है, यानी उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनते हुए बताई थी। इसके साथ साथ तमाम पत्रकारों का आकलन पूरी तरह से फेल हो गया। और फिर जब गोदी मीडिया ही पिछले कई महीनों से बीजेपी को हरा रहा था, तब संदेह और गहरा होने लगता है। उधर मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को रद्द करने की मांग को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक वकील ने पत्र याचिका भेजी है। इस पत्र में कहा गया है कि वोटिंग के दौरान अलग अलग तरीके की 15,000 अनियमितता की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई है, जैसे ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायतें, सीसीटीवी बंद हो जाने की शिकायतें, अलग अलग शिकायतें की गई हैं। ये 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इन शिकायतों पर कोई फैसला लिए बिना ही प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को यह पत्र याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की है, जिनका यह कहना है कि जब उसी चुनाव को लेकर 15,000 से अधिक शिकायतें चुनाव आयोग के पास लंबित हैं, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके पहले ही चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित करके सर्टिफिकेट, जीत का सर्टिफिकेट उम्मीदवारों को कैसे दे दिया? इस बात को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि जब भी वो लोग चुनाव जीतने में फेल हो जाते हैं तो ईवीएम को दोषी बताते हैं। नया कुछ नहीं है, विपक्ष में चाहे जो भी हो, जब जीतता है तो उसे ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं होती है, जब हार जाता है तो सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। तो अब सवाल गिरिराज सिंह से ही पूछा जाना चाहिए कि क्या हार की वजह से लालकृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी समेत तमाम भाजपा नेता विपक्ष में रहते हुए ईवीएम पर सवाल उठाते थे? क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने देश की जनता से झूठ बोला, जनता को बरगलाया और जानबूझकर ईवीएम के ऊपर संदेह पैदा करवाया? वैसे इन सारी चीजों को देखने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जब सारी विपक्षी पार्टियां किसी चुनाव में हारती हैं तो ईवीएम को दोषी बताती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है, फिर अगले चुनाव का इंतजार किया जाता है। तो उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि यदि आपको सच में ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आर पार की लड़ाई लड़ो। सारे नेता और सारी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें ईवीएम पर संदेह है, वो एक साथ एकजुट होकर चुनाव आयोग से कह दें कि हम ईवीएम के भरोसे यानी ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी व्यवस्था लागू की जाए, अन्यथा हम चुनाव में नहीं जाएंगे। आप दर्शक खुद ही बताइए, जब ऐसी बात चुनाव आयोग से कही जाएगी तो क्या चुनाव आयोग किसी एक ही पार्टी को यानी खाली बीजेपी को ही चुनाव लड़वाएगा अकेले? तो फिर अब से किसी और से सवाल करने की बजाय अपनी अपनी विपक्षी पार्टियों से सवाल करिए कि यदि तुम्हें सच में ईवीएम पर संदेह है तो आर पार की लड़ाई लड़ो, अन्यथा जब हार के बाद खाली 4 दिन चिल्लाना है तो शांत हो जाओ। अन्यथा जब हार के बाद खाली 4 दिन चिल्ला के शांत हो जाओगे तो ईवीएम से ज्यादा तुम पर संदेह किया जाएगा। यही बात वैज्ञानिक गौहर रजा ने भी कही है। जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम पर, लेकिन लड़ाई तो राजनीतिक दलों को ही लड़नी पड़ेगी। एक एक आदमी उठकर यानी एक एक नागरिक जाकर चुनाव आयोग से शिकायत तो करेगा नहीं। राजनीतिक पार्टियां कोई एक्शन ले तो जनता उनके साथ खड़ी जरूर होगी। उधर दूसरी तरफ गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस जो ईवीएम के समर्थन में हैं, उनसे सही बताते हुए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। बाकायदा पूरी मशीन दिखा दिखाकर बताया जा रहा है कि इसमें कोई छेड़छाड़ संभव ही नहीं है और ईवीएम किस किस तरीके से काम करता है चुनाव आयोग का पूरा मैनुअल ही पढ़कर बता रहे हैं। जबकि इन लपटझंडिसों को कहना यह चाहिए कि ईवीएम चाहे परम पवित्र क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया की सबसे सुरक्षित मशीन ही क्यों ना हो, लेकिन यदि देश की जनता को उस पर भरोसा नहीं है तो फिर ऐसी
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ईवीएम से ही चुनाव कराना है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ की जनता महत्वपूर्ण है, जनता का मताधिकार महत्वपूर्ण है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? यहाँ एक सवाल और है। पिछले सालों में दो अलग अलग आरटीआई के माध्यम से यह भी सूचना मिली कि दो प्रमुख कंपनियां जो ईवीएम मशीन बनाती हैं, उन्होंने लगभग 40 लाख मशीनें चुनाव आयोग को भेजी, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि हमें लगभग 20 लाख मशीनें ही मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोटा मोटी 19 लाख ईवीएम मशीनें कहां गायब हो गई? आसमान निकल गया या धरती घोट गई? कहां चली गई? यदि सच में वो मशीनें गायब हैं तो उसका कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। लोग सवाल उठाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता वोट किसी और मशीन में दबाकर आती है और गिनती किसी और वोटिंग मशीन की होती है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि सच में 19 लाख से अधिक मशीनें गायब हैं तो फिर चुनाव आयोग इस मामले में कोई एफआईआर क्यों नहीं करता? मशीन बनाने वाली कंपनियों ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? यदि कहीं कोई मामला दर्ज है तो चुनाव आयोग ने अब तक क्या जांच की या करवाई? इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए क्या? और अंत में एक बार फिर से ईवीएम के मामले पर इतना ही कहना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ईवीएम कितनी सुरक्षित है, ईवीएम से छेड़खानी होती है कि नहीं, हुई कि नहीं, या आगे होगी कि नहीं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनता को ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं। यदि भरोसा नहीं है तो चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह देश यहाँ की जनता से मिलकर बनता है, ईवीएम से नहीं। हमारे लिए देश के नागरिक महत्वपूर्ण होने चाहिए, कोई मशीन नहीं। इसी तरह की बात जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। उसने तो साफ साफ कह दिया कि ईवीएम का प्रयोग असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं है। यानी जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को बंद इसलिए नहीं करना है कि उसमें गड़बड़ी होती है कि नहीं, यह सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जनता को भरोसा नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक है, क्योंकि जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना और उस मताधिकार का सही प्रयोग होना उसका संवैधानिक अधिकार है। वैसे गोदी मीडिया के लपटझंडिसों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि यदि चुनाव में ईवीएम के माध्यम से कोई गड़बड़ी नहीं होती है या नहीं की जा सकती है तो फिर बैलेट पेपर या फिर किसी अन्य तरीके से वोट कराने में दिक्कत क्या है? ईवीएम के पीछे कौन सी मजबूरी छिपी हुई है कि जब भी चुनाव होगा तो ईवीएम से होगा, अन्यथा चुनाव नहीं हो पाएगा? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में किसी को क्या डर लगता है? क्या दिक्कत हो सकती है? यदि आपको भरोसा है कि चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है, तो फिर एक बार विपक्षी पार्टियों की ही बात मान ली जाए, मशीनों को बंद करके रख दी जाए, बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा के देख लिया जाए। कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बैलेट पेपर से चुनाव कराने का। क्यों ना अगला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही हो। बाकी देश की जनता को कोई जल्दबाजी नहीं है, चुनाव परिणाम 2 दिन में आए चाहे 10 दिन में आए। और यदि इसमें पैसा अधिक खर्च होने की बात आती है, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो फिर बड़े बड़े सेठों का जो लाखों करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है उसी में से थोड़ा सा काट लीजिएगा, कम माफ करिएगा। आखिर वो पैसा भी तो देश की जनता का ही है, किसी विश्वगुरु टाइप के नेता का गांव का खेत बेचकर तो आया नहीं है। वैसे आप लोग इस मामले पर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। क्या चुनाव परिणाम यदि हफ्ता 10 दिन की देरी से आए, वोटों की गिनती में समय लगे तो आप इंतजार नहीं कर पाएंगे? क्या चुनाव आयोग को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ जाएगा तो आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे? यदि थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया तो क्या आप उसे मंजूर नहीं करेंगे? वो भी तब जब बात आपके पुरखों द्वारा कमाए गए लोकतंत्र की है, आपकी आजादी की है, आपके अधिकारों की है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाए बिना जाइएगा मत। इसके बाद ऑल पर क्लिक करना जरूरी होता है। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।